तो कहानी की शुरुआत 1200 बीसी के समय को दिखाते हुए होती है, जहां हम राजा एम्फिट्रियन को आर्गोस नाम के राजा से लड़ते हुए देखते हैं। एम्फिट्रियन बहुत ही क्रूर राजा था और अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए वो आर्गोस को मारकर उसका राज्य छीनना चाहता था। एम्फिट्रियन आर्गोस से शर्त रखता है कि ये युद्ध सिर्फ हम दोनों के बीच होगा, जिसमें कोई भी सिपाही हमारे बीच में नहीं आएगा और हम दोनों में से जो हारेगा वो अपना पूरा राज्य जीतने वाले राजा को दे देगा। आर्गोस उसकी शर्त मान जाता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन आर्गोस इस लड़ाई में हार जाता है और एम्फिट्रियन उसे मारकर उसका पूरा राज्य छीन लेता है। जब एम्फिट्रियन अपने महल में आता है तब उसकी रानी अल्कमीन उसे समझाती है कि तुम्हें अपनी क्रूरता छोड़कर मासूम लोगों को मारना बंद करना होगा, लेकिन एम्फिट्रियन उसकी बात नहीं सुनता है। इसलिए अल्कमीन रात होने पर एक मंदिर में जाती है और देवी हेरा से विनती करती है कि वो किसी तरह उसके क्रूर पति को रोककर सभी युद्ध खत्म कर दें। ये सुनकर देवी हेरा रानी के सामने आ जाती हैं और रानी की मदद करने के लिए एक अजीब तरीका बताती हैं। वो कहती हैं कि मेरे पति ज्यूस द्वारा तुम्हें एक बच्चा होगा जो राजा एम्फिट्रियन का अंत करेगा। साथ ही वो उस बच्चे का नाम हरक्यूलिस रखने का कहती है। इसी रात ज्यूस अल्कमीन के पास आते हैं और उसके साथ संबंध बनाने लगते हैं, जिस दौरान एम्फिट्राइन वहां आ जाता है, जहां उसे एक अनजान शक्ति महसूस होती है और उसे पता चल जाता है कि वो शक्ति उसकी पत्नी के साथ संबंध बना रही है। इसलिए वो गुस्से में आकर इधर उधर तलवार मारने लगता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। तब वो रानी को भला बुरा कहकर उससे उस शक्ति के बारे में पूछता है, लेकिन रानी उसे कोई जवाब नहीं देती है, जिससे एम्फिट्रियन अपने सभी सैनिकों को इकट्ठा करके उस अनजान शक्ति को ढूंढने का कहता है। इसी समय एम्फिट्राइन के पास एक बिजली गिरती है, जिससे उसे लगता है कि अनजान शक्ति कोई और नहीं बल्कि ज्यूस थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 9 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रानी को एक लड़का पैदा हुआ था, पर एम्फिट्राइन बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ये लड़का उसका नहीं है। फिर भी वो उस लड़के को जिंदा छोड़ देता है और उसका नाम एल्साइडस रखता है। साथ ही वो रानी से कहता है कि एल्साइडस अपने बड़े भाई इफिकल्स से कभी भी बराबरी नहीं कर सकेगा और मेरे बाद इफिकल्स ही राजा बनेगा। जैसे ही एम्फिट्रियन वहाँ से जाता है, तब रानी अपने छोटे बेटे से कहती है कि तुम्हारा नाम एल्साइडस नहीं बल्कि हरक्यूलिस है, क्योंकि ये नाम तुम्हें देवी हेरा ने दिया है। इसी तरह 20 साल गुजर जाते हैं और एल्साइडस यानी कि हरक्यूलिस बहादुर और जवान हो जाता है। यहाँ हम एल्साइडस और हीब नाम की खूबसूरत राजकुमारी को एक साथ देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। खैर, दोनों जंगल में घूमते हुए एंजॉय करते हैं। तब हीब एल्साइडस को अपनी निशानी के तौर पर एक तावीज देती है, जिस दौरान वहाँ एल्साइडस का बड़ा भाई इफिकल्स आ जाता है और हीब को बताता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ रहे हैं। साथ ही वो एल्साइडस से कहता है कि वो हीब से दूर रहे। दरअसल इफिकल्स भी हीब को पसंद करता था और उसे अपना बनाना चाहता था, लेकिन हीब एल्साइडस को पसंद करती थी, जिससे इफिकल्स को बहुत गुस्सा आता था। वो हीब को सैनिकों के साथ महल भेज देते हैं, जिसके बाद इफिकल्स अपने भाई एल्साइडस को शिकार करने के लिए जंगल में ले जाता है। तब शिकार ढूंढते ढूंढते उन्हें रात हो जाती है और उनका सामना एक शेर से होता है। शेर को देखकर इफिकल्स बुरी तरह डर जाता है, पर एल्साइडस निडर होकर उस शेर का सामना करता है और उसे अपने मजबूत हाथों से मार डालता है। इसके बाद दोनों भाई महल में आ जाते हैं, जहां इफिकल्स उस शेर की स्किन लेकर अपने पिता के पास जाता है। इफिकल्स दरबार में सबको बताता है कि उसने शेर का शिकार किया है, जबकि एल्साइडस शेर को देखकर भाग गया था। वहीं एल्साइडस चुपचाप बैठकर सारी बातें सुनता है और किसी को सच्चाई नहीं बताता है। दरबार में मौजूद लोगों को इफिकल्स की बातों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि इफिकल्स डरपोक राजकुमार था। तभी एम्फिट्रियन अपने बेटे इफिकल्स को बहादुर कहते हुए हीब से उसकी शादी कराने का कहता है, जिससे हीब दुखी होकर महल से भाग जाती है। ये देखकर एल्साइडस भी उसके पीछे जाता है। इधर इफिकल्स अपने पिता से कहता है कि मैं इस शादी से खुश हूँ, लेकिन हीब खुश नहीं है, क्योंकि वो एल्साइडस से प्यार करती है। जिस पर एम्फिट्रियन उसे डांटते हुए कहता है कि वो चाहे किसी से भी प्यार करे, लेकिन उसकी शादी सिर्फ तुमसे होगी। जिसके बाद वो इफिकल्स से हीब को वापस महल में लाने का कहता है। दूसरी तरफ एल्साइडस और हीब एम्फिट्राइन के राज्य से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी इफिकल्स अपने सैनिकों के साथ उन्हें पकड़कर महल में ले आता है, जहां एम्फिट्रियन एल्साइडस से कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन हीब की शादी इफिकल्स से ही होगी। जिस पर एल्साइडस कहता है कि मैं हीब से प्यार करता हूँ और मैं किसी और से उसकी शादी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर एम्फिट्राइन
उसे कैप्टन सोटरिस के साथ इजिप्ट जाने का आदेश देता है। असल में इजिप्ट में एक युद्ध हो रहा था जहां किसी का भी बचकर वापस आना संभव नहीं था। अब क्योंकि एल्साइडस राजा का बेटा नहीं था, इसलिए वो एल्साइडस को इजिप्ट भेज रहा था जिससे युद्ध में उसकी मौत हो जाए। यहाँ इफिकल्स अपने भाई से कहता है कि तुम जब तक यहाँ वापस आओगे तब तक मेरी शादी हीप से हो चुकी होगी, जिस पर एल्साइडस कहता है कि मैं युद्ध जीतकर जल्द ही वापस आऊंगा और हीप से शादी करूंगा। इसके बाद एल्साइडस अपनी माँ से मिलता है, जहाँ उसकी माँ उसे इजिप्ट जाने से रोकती है, पर एल्साइडस हीप को पाने के लिए इजिप्ट जाने का डिसीजन ले चुका था। तब उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारे असली पिता एम्फिट्रायन नहीं बल्कि भगवान जूस है और तुम्हारा असली नाम हरकुलिस है। उसकी माँ रोते हुए कहती है कि तुम्हारा जन्म एम्फिट्रायन को मारने के लिए हुआ है और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो एम्फिट्रायन की क्रूरता कभी खत्म नहीं होगी। पर एल्साइडस उनकी कोई बात नहीं सुनता और हीप के पास आ जाता है। वो हीप से वादा करता है कि वो 3 महीने बाद वापस आकर उससे शादी करेगा। इसके बाद एल्साइडस, कैप्टन सोटिरिस और सैनिक इजिप्ट के लिए निकल जाते हैं। इजिप्ट पहुंचकर वो सभी एक गुफा में रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, जहां सोटिरिस और एल्साइडस गुफा के आसपास चेक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो उन्हें अपने सैनिकों की लाश मिलती है। इसलिए सोटिरिस बचे हुए सैनिकों को गुफा से बाहर ले जाने की कोशिश करता है। असल में उन पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। सोटिरिस के पास युद्ध करने के अलावा अब दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने दुश्मनों से लड़ने लगते हैं, जिसमें सोटिरिस के सभी सैनिक मारे जाते हैं और सिर्फ एल्साइडस और सोटिरिस ही जिंदा होते हैं। तभी दुश्मनों के कैप्टन को जमीन पर एल्साइडस का हेलमेट दिखता है, इसलिए वो सोटिरिस से पूछता है कि इन लोगों में से एल्साइडस कौन है, जिस पर सोटिरिस उससे झूठ बोलता है कि एल्साइडस मर चुका है और उसकी बॉडी सैनिकों की बॉडी के बीच पड़ी हुई है। ये सुनकर कैप्टन अपने सिपाही से कहता है कि जाओ राजा एम्फिट्रियन को बता दो कि हमने एल्साइडस को मारकर अपना वादा पूरा कर दिया है। वहीं एल्साइडस ये सब बातें सुनकर समझ जाता है कि उसके पिता ने उसे मरवाने के लिए ये हमला करवाया था। खैर, अब सब जगह खबर फैल जाती है कि एल्साइडस मर गया है। इस खबर से एल्साइडस की माँ बहुत दुखी होती है, जबकि एम्फिट्रियन और इफिकल्स बहुत खुश होते हैं। यहाँ कैप्टन जब एल्साइडस और सोटिरिस को मारने वाला होता है, तब एल्साइडस उससे कहता है कि हमें मारकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए तुम हमें जिंदा छोड़ दो और किसी को बेच दो, जिससे तुम्हें पैसों का फायदा होगा। उस कैप्टन को एल्साइडस की बात अच्छी लगती है और वो उसका नाम पूछता है, जिस पर एल्साइडस उसे अपना नाम हरक्यूलिस बताता है। अब दोनों को ऐसी जगह पर बेचा जाता है जहाँ लोगों पर पैसे लगाकर उन्हें आपस में लड़वाया जाता था। यहाँ सोटिरिस दुखी होकर हरक्यूलिस से कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, इससे अच्छा तो हमें मार दिया जाता, जिस पर हरक्यूलिस उससे वादा करता है कि वो जल्द ही उसे यहाँ से बाहर निकाल देगा। इसके बाद उन दोनों को एक शिप से अनजान जगह पर ले जाया जाता है, जहाँ सबसे पहले सोटिरिस को फाइट करने के लिए चुना जाता है। सोटिरिस शुरुआत में काफी मार खाता है, लेकिन बाद में वो उस आदमी को मारकर हरा देता है। अब हरक्यूलिस को फाइट करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ हरक्यूलिस अपनी स्किल्स से फाइटर को हरा देता है, जिससे सभी लोग हरक्यूलिस को चीयर अप करते हैं। दूसरी तरफ हम रानी अल्कमीन को मंदिर में देखते हैं, जहाँ एम्फिट्रियन भी आ जाता है और रानी से एल्साइडस के असली पिता के बारे में पूछता है, जिस पर रानी चालाकी से चाकू उठाती है और अपने पति से कहती है कि एल्साइडस को किसी मकसद के लिए पैदा किया था, पर अब एल्साइडस जिंदा नहीं है, इसलिए मैं उस मकसद को पूरा करूंगी। ये कहकर वो एम्फिट्रायन पर चाकू से अटैक कर देती है, पर एम्फिट्रियन उसका हाथ पकड़ लेता है और रानी से एल्साइडस के असली पिता का नाम पूछता है, जिस पर रानी उसे बता देती है कि एल्साइडस भगवान ज्यूस का बेटा है और तुम्हें मारने के लिए पैदा हुआ है। इसके बाद एम्फिट्रायन उस चाकू से रानी को मार डालता है और मंदिर में रहने वाले बूढ़े चायरोन से कहता है कि सबको बता दो कि रानी ने सुसाइड किया है। इधर हरक्यूलिस और सोटिरिस के पास उनका मालिक आता है, जिससे वो दोनों कहते हैं कि हमें ग्रीस ले चलो, क्योंकि वहाँ सबसे शानदार फाइट्स होती हैं और हम फाइट्स जीतकर तुम्हें बहुत सारा पैसा कमा कर देंगे, जिसके बदले तुम्हें हमें छोड़ना होगा। तब वो बूढ़ा मालिक उन्हें ग्रीस ले जाने का डिसाइड करता है, लेकिन इससे पहले वो दोनों की फाइटिंग स्किल्स का टेस्ट करने का कहता है। इसलिए वो उन्हें 2 खूंखार फाइटर से लड़वाता है, जो आज तक किसी से नहीं हारे थे। इस फाइट में सोटिरिस घायल हो जाता है। तब हरक्यूलिस अकेले ही उन फाइटर से लड़ते हुए सोटिरिस को बचाता है। फाइट खत्म होने के बाद उनका मालिक हरक्यूलिस से कहता है कि तुम्हारा साथी बहुत घायल है, तो वो फाइट कैसे करेगा, जिस पर हरक्यूलिस कहता है कि तुम सिर्फ हमें ग्रीस ले चलो और मैं अकेला ही फाइट लड़कर सबको हरा दूंगा, जिस पर वो बूढ़ा आदमी मान जाता है और उन्हें ग्रीस ले जाता है। यहाँ सोटिरिस चायरोन को देखकर उसे पकड़ लेता है और उसे बताता है कि हरक्यूलिस जिंदा है और आज होने वाली फाइट में वो लड़ने वाला है। इसके बाद
हरक्यूलिस 6 खतरनाक फाइटर्स से लड़ने के लिए मैदान में आता है, जिसे देखकर सबको लगता है कि वो हार जाएगा, लेकिन हरक्यूलिस बड़ी आसानी से उन फाइटर्स को मारकर हरा देता है। फाइट के बाद चायरॉन हरक्यूलिस से मिलता है और उसे जल्द ही हीब से मिलाने का वादा करता है। साथ ही वो बताता है कि उसकी माँ को राजा ने मार दिया है। फिर चायरॉन उसे वही चाकू देता है जिससे राजा ने उसकी माँ को मारा था। यहाँ सोटिरिस हरक्यूलिस से वादा करता है कि वो जल्द ही राजा से बदला लेंगे। अब क्योंकि राजा ने अपनी जनता और सेना को बहुत परेशान करके रखा था, इसलिए कुछ सेना हरक्यूलिस के साथ आ जाती है ताकि उन्हें राजा के जुल्म से मुक्ति मिल सके। अब हरक्यूलिस अपने लोगों के साथ एक गांव में जाता है जहां राजा एम्फिट्रियन के सैनिक लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। इसलिए हरक्यूलिस सभी सैनिकों को मारता है और राजा को मैसेज भेजता है कि अब राजा को जनता पर जुल्म करना बंद करना होगा। इससे सभी गांव वाले हरक्यूलिस को भगवान का बेटा मानने लगते हैं, क्योंकि इससे पहले किसी ने उन्हें नहीं बचाया था। राजा के सिपाही उसे मैसेज देते हैं कि सोटिरिस जिंदा है और उसके साथ हरक्यूलिस नाम का खतरनाक योद्धा है। दरअसल राजा को नहीं पता था कि एल्साइडस ही हरक्यूलिस है। खैर, राजा सभी सैनिकों से सोटिरिस और हरक्यूलिस को कैदी बनाने का आदेश देता है। इधर सोटिरिस और हरक्यूलिस एक खाली घर में जाते हैं जहां उन्हें देवी हेरा मिलती है। हेरा हरक्यूलिस को बताती हैं कि तुम्हारा जन्म एक महान काम करने के लिए हुआ है जो तुम्हें तुम्हारे प्यार से दूर कर सकता है। इसके बाद हेरा उससे कहती है कि तुम्हें अपने पिता ज्यूस को एक्सेप्ट करना होगा, जिससे वो तुम्हें शक्ति देंगे और तुम राजा को आसानी से मार सकोगे। जिस पर हरक्यूलिस कहता है कि अगर ज्यूस मेरे पिता हैं तो उन्होंने मेरी माँ की रक्षा क्यों नहीं की और लोगों को अत्याचार से क्यों नहीं बचाया। तब हेरा उसे ज्यूस पर भरोसा रखने के अलावा कुछ नहीं कहती है। दूसरी ओर इफिकल्स को देखते हैं जो हीब से कहता है कि तुम चाहो या ना चाहो हमारी शादी जरूर होगी। इस बात से दुखी होकर हीब सुसाइड करने के लिए महल से कूदने लगती है, पर तभी चायरॉन वहां आकर उसे बचा लेता है और उसे बता देता है कि राजा जिस हरक्यूलिस से परेशान है वो कोई और नहीं बल्कि एल्साइडस है। अगले दिन हीब हरक्यूलिस से मिलने जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ हरक्यूलिस हीब से वादा करता है कि वो एम्फिट्रायन को मारकर उससे शादी करेगा। यहाँ एम्फिट्रायन इजिप्ट के उस कैप्टन को बुलाता है जिसे उसने एल्साइडस को मारने भेजा था। राजा उससे पूछता है कि तुमने सोटिरिस को क्यों नहीं मारा और उसके साथ हरक्यूलिस नाम का योद्धा कौन है, जिस पर कैप्टन राजा से वादा करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और हरक्यूलिस को मार डालेगा। यहाँ सोटिरिस अपने घर जाता है तो उसे वहाँ इफिकल्स और इजिप्ट के सैनिक मिलते हैं जिन्होंने उसकी पत्नी को मार दिया था और अब वो उसके बेटे को मारने की धमकी देकर हरक्यूलिस का पता पूछते हैं। तब सोटिरिस मजबूर होकर उन्हें हरक्यूलिस का पता बता देता है। जब इफिकल्स हरक्यूलिस के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई ही हरक्यूलिस है। इसीलिए वो हीब को बंदी बना लेता है ताकि हरक्यूलिस उस पर हमला न कर सके। इसके बाद हरक्यूलिस को चौराहे पर ले जाकर जंजीरों से बांध दिया जाता है। यहाँ उसे कोड़े मारकर बुरी तरह पीटा जाता है। तभी एम्फिट्रियन लोगों से कहता है कि अगर ये ज्यूस का बेटा होता तो अपनी जान बचा सकता था, और जब ये अपने आप को नहीं बचा सकता तो तुम लोगों की रक्षा कैसे करेगा। इसी दौरान इफिकल्स हरक्यूलिस के सामने चायरॉन को मार डालता है और फिर सोटिरिस को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हरक्यूलिस आसमान की ओर देखकर अपने पिता ज्यूस से शक्ति मांगता है, जिस पर ज्यूस उसे शक्ति दे देते हैं और हरक्यूलिस उन शक्तियों की मदद से अपनी जंजीरों को उखाड़ लेता है। ये देखकर एम्फिट्रियन और इफिकल्स डर जाते हैं और अपने सैनिकों से हरक्यूलिस को मारने का कहकर भाग जाते हैं। तब हरक्यूलिस वहाँ मौजूद सभी सैनिकों को बुरी तरह मार गिराता है, जिसके बाद सभी गांव वाले उसे अपना हीरो बना लेते हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हरक्यूलिस अपनी सेना को लेकर महल में जाता है। दूसरी तरफ आज इफिकल्स हीब से शादी करने वाला था, पर हीब शादी से इनकार करते हुए कहती है कि मैं सिर्फ हरक्यूलिस से प्यार करती हूँ। यहाँ हरक्यूलिस महल के मेन गेट पर पहुँच जाता है, जहाँ राजा के ज्यादातर सैनिक हरक्यूलिस की साइड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्रूर राजा को मारकर राज्य में शांति कायम करेगा। खैर, अब हरक्यूलिस अपनी सेना लेकर महल के अंदर आ जाता है और एम्फिट्रेन को लड़ने के लिए बुलाता है, जिससे राजा बाहर आकर हरक्यूलिस और उसकी सेना को आग के घेरे में घेर लेता है। इसके बाद वो अपने इजिप्ट सैनिकों से उन पर हमला करवाता है। तब हरक्यूलिस राजा से कहता है कि ये युद्ध हम दोनों के बीच का है, इसलिए सैनिकों को मारने की बजाय हम दोनों में लड़ाई होनी चाहिए। साथ ही वो कहता है कि जो इस लड़ाई को जीतेगा वो इस राज्य का राजा बनेगा। लेकिन एम्फिट्रेन जानता था कि वो हरक्यूलिस से लड़कर हार सकता है, इसलिए वो हरक्यूलिस की बात नहीं मानता और अपनी सेना से उस पर हमला करवा देता है, जिससे हरक्यूलिस अपनी तलवार को आसमान की तरफ करता है और भगवान ज्यूस उसकी तलवार को एक शक्ति देते हैं,
जिससे वो अपने सभी दुश्मनों को बुरी तरह मार गिराता है। ये देखकर एम्फिट्रायन वहाँ से भाग जाता है, जिसे भागता देख हेरक्यूलिस भी उसका पीछा करता है और उस पर हमला कर देता है। अब दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें राजा हेरक्यूलिस पर हावी होकर उसे मारने लगता है। पर कुछ देर के बाद हेरक्यूलिस राजा को बुरी तरह मारता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ इफिकल्स आ जाता है, जो हीब के गले पर खंजर रखकर हरक्यूलिस से राजा को छोड़ने का कहता है। अब क्योंकि हीब जानती थी कि हरक्यूलिस उसके लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो इफिकल्स के हाथ में रखे खंजर को अपने सीने में घुसा लेती है। वो खंजर उसकी बॉडी के आर पार होकर इफिकल्स को लग जाता है, जिससे इफिकल्स की भी मौत हो जाती है। हीब को मरता देख हरक्यूलिस बहुत दुखी होता है और फिर एम्फिट्रायन को उसी चाकू से मारता है जिससे उसकी माँ की हत्या की गई थी। इसके बाद वो हीब के पास जाकर उसे गले लगाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि हीब अभी जिंदा है। वो हीब से वादा करता है कि वो कभी भी उससे दूर नहीं जाएगा। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि हीब हेरक्यूलिस के बेटे को जन्म देती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। साथ ही हेरक्यूलिस अब ग्रीस का राजा बन चुका था, जिसके लिए वो अपने पिता ज्यूस को धन्यवाद करता है। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।